कल जो रिपोर्ट रिलीज हुई थी ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे और जिस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, तो उस रिपोर्ट को साइट करते हुए जो नीति आयोग के सीईओ हैं, दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यन सर, उन्होंने कहा है कि भाई पॉवर्टी लेवल, गरीबी लेवल जो है इंडिया में, वो 5% से भी कम होनी चाहिए, ये इनका दावा है। साथ ही साथ अभी जो है थोड़ी सी बातें शुरू हो गई हैं कि जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, यानी महंगाई कैलकुलेट करने के लिए जो इंडेक्सेस हैं, उसमें भी बदलाव करने होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि जो ये डेटा आया है सर्वे का, ऑल इंडिया कंजम्पशन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये माजरा क्या है और इन्होंने किस किस तरीके से बताया है, मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो ये कह रहे हैं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, वो किस बेसिस पे काम करती हैं। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मैं दे रहा हूँ बेस्ड ऑन कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो कैलकुलेट करती है नीति आयोग। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब जो पॉवर्टी कैलकुलेट होती है, गरीबी कैलकुलेट होती है, तो गरीबी कैसे कैलकुलेट होती है? एक गरीबी रेखा फिक्स कर दी जाती है बेस्ड ऑन द प्राइसेज। तो उसमें कुछ गुड्स इंक्लूड किए जाते हैं, कुछ सर्विसेज इंक्लूड करी जाती हैं कि एक ह्यूमन को नॉर्मली कितना पैसा खर्च करना होता है एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिक अटेंड करने के लिए। तो ये आपको कहीं ना कहीं रुपीज टर्म्स में बता देती है। अब इसमें जो है कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको नॉर्मल चीज़ें इंक्लूड करी जाती है कि भाई खाने के लिए क्या चाहिए, हेल्थ के लिए क्या चाहिए। इसी को एक्स्ट्रापोलेट करके या और थोड़ा बड़े लेवल पे जब हम डील करते हैं तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि पॉवर्टी का मतलब केवल और केवल इनकम से नहीं होता, पॉवर्टी में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसको लेकर के नीति आयोग ने एक डेटा केस बनाया है। इसमें आपको जो पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ें यूज होती हैं, वो 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी कैलकुलेट कर लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कैलकुलेट करी जाती है, उसमें आपको पैरामीटर में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रखे गए हैं। विद इन द हेल्थ आप न्यूट्रिशन के लेवल किसको क्या अवेलेबल है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टालिटी रेट क्या है, एंटीनेटल केयर किस तरीके से दिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा जो है एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस की बात करी गई है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भाई उस घर के पास कुकिंग फ्यूल, खाना बनाने के लिए ईंधन है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स में कुछ चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं जैसे कार हो गया, बाइसाइकिल हो गया, या रेफ्रिजरेटर फ्रिज उन्होंने रखा है कि नहीं, बैंक अकाउंट जो है ये है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको नीति आयोग इंक्लूड करती है। अब बेस्ड ऑन दिस हम जो है कैलकुलेट करते हैं कि भाई पॉवर्टी इंडिया में क्या रह रहा होगा। इसमें दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करी जाती हैं। एक तो कैलकुलेट करी जाती है हेड काउंट रेशियो। अब ये जो हेड काउंट रेशियो है, ये हेड काउंट रेशियो आपको बताता है कि जो नॉर्मल हमको इनकम चाहिए जो सस्टेन करने के लिए, उस इनकम में कितने लोग ऐसे हैं जिनका इनकम इस जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट्स है इससे कम है। वो एक पैरामीटर आपको जो है होता है, मान लो हम इसको नाम दे दें एच। ठीक है। दूसरा जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो गरीबी भी सेम नहीं होती। गरीबी में भी कोई ज़्यादा गरीब है, कोई कम गरीब है। किसी के कुछ सेक्शन में किसी को चलो खाने की दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है उसके पास इतने पैसे ना हो कि एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीज़ें वो जो है अफोर्ड कर सके। तो उसको कहते हैं, जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं आपको इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ऑन बेस्ड ऑन दीज टू, इस इंटेंसिटी एंड पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो के बेसिस पे ही मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो मान लो मैंने एच और ए कह दिया, तो एच इंटू ए जो है ये आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है। अब नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया था वो बता रहा था कि 11% से कम लोग जो हैं इंडिया में, अब वो मल्टी डायमेंशनली पुअर रह गए हैं। तो ये इनका पहले का क्लेम था। अभी जो है ये क्या कहना चाहते हैं बेस्ड ऑन दिस डेटा, जो नया डेटा आया है उसके हिसाब से, और क्यों उन्होंने ये क्लेम किया है। अब आप देखिए, तो जो डेटा आया है इस डेटा में हमने बात करी है कि फ्रैक्सटाइल क्लासेज क्या है, यानी कि सभी लोगों जो जितना खर्च कर रहे हैं मंथली, उसको आप अरेंज कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो जो सबसे कम 5% के लोग हैं जो सबसे कम खर्च कर रहे हैं, इसके बाद 5 से 10 वाले जो लोग हैं वो कितना खर्च कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको खर्च जो है अगर आप अरेंज करो, तो इन्होंने रूरल को फोकस किया है, अर्बन पे बात नहीं करी है ज़्यादा। तो रूरल की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो आपको 2011-12 का जो पॉवर्टी लाइन था, जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट या जिसको हम बीपीएल रेखा कहते हैं, वो पॉवर्टी लाइन हुआ करता था 32 रुपीज़ पर डे। यानी कि जो इंसान 32 रुपये पर डे कमा रहा है अगर, तो वो गरीब नहीं है, ये बात कही गई थी।
ध्यान रखना ये पर आदमी की बात, पर कैपिटा की बात हो रही है, ना कि एक फैमिली की बात हो रही है। अब इन्होंने कहा कि अगर इस डेटा को 2011-12 का है, अगर हम इसको आज के प्राइसेस पे डबल कर ले करीब-करीब, और इसको हम मान लें कि इन्फ्लेशन को फैक्टर करके ये आज के डेट में 60 रुपीज़ पर डे हो जाता है। 60 रुपए पर डे अगर एक इंसान कमा रहा है तो उसके उसके नीड्स जो हैं फुलफिल हो जाएँगे, ये इनके बेसिक आइडिया हैं। अब 60 रुपए पर डे के हिसाब से अगर आप महीने का जोड़ लो तो 1800 रुपए जो हैं ये हो जाते हैं। और अगर आप देखो कि 5 टू 10% लोग ही जो हैं, इनका इनकम जो है वो 1782 रुपए के आसपास एवरेज में है। यानी कि ऐसे भी आपको जो मल्टी डायमेंशनल पुअर की भी बात अगर करेंगे तो वो 10% से नीचे आ जाते हैं। अब तो ये तो ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि भाई 5% क्यों कहा? तो बात ये है कि जो आपको ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की जो बात करी गई है, उसमें आपको इंक्लूड नहीं करी गई हैं बहुत सी चीज़ें जैसे फूड, जो आपको फूड सब्सिडी या फूड ट्रांसफ़र गवर्नमेंट कर रही है, उसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है? या फिर आपको मान लो कुकिंग फ्यूल या गैस जो है, वो अगर गवर्नमेंट उस पे सब्सिडी या उस पे उसको फ्री में प्रोवाइड कर रही है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। एजुकेशन को इंक्लूड नहीं किया गया है, हेल्थ को इंक्लूड नहीं किया गया है। जबकि आप देखिए कि अब जो आपको बेसिक प्राइस लेवल कैलकुलेट होता है, पॉवर्टी लेवल, उसमें कहीं न कहीं ये चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और बेस्ड ऑन दिस थिंग ही हैड सेड कि भई यहाँ से जो आपका पॉवर्टी होगा, वो कहीं न कहीं 5% के रेंज में आस-पास जो है पॉवर्टी होनी चाहिए। ये इनका क्लेम है, और इन्होंने क्यों ये क्लेम किया है, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है। अब जो दूसरा मुद्दा है, यहाँ से कि लोगों की हमने देखा है पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखें कि लोग जो है फूड पे जो एज ए परसेंटेज खर्च कर रहे थे, वो कम हुआ है। ठीक है, अब जो है लोगों का फूड, अगर आप देखेंगे फूड कंजम्पशन, वो 50% से कम होकर, अगर रूरल एरिया की ही बात करें तो 46% पे चला गया है। विद इन द फूड में भी सीरियल्स वगैरह जो है उस पे खर्च जो है वो कम हो गया है। तो अब बात आई है कि क्या हम जो आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसको चेंज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी नेक्स्ट सर्वे का गवर्नमेंट इंतजार करेगी, बट कम से कम ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे इम्पैक्ट होता है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, हम उसको जो है समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में आगे। तो अब देखिए कि पहले तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो दो तरीके की इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, सिंपली सी बात है, महंगाई। तो जो चीज़ आपको पिछले साल 100 रुपए में मिल रही थी, अगर इस साल 112 रुपए हो गई, तो हम सिंपली कह देंगे कि महंगाई कितनी है, और 12% का जो है वो आपको चेंज हुआ है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन रेट है। लेकिन ये इन्फ्लेशन, अब तो ये एक कमोडिटी का आप निकाल सकते हैं। जब आपको नॉर्मली बतानी हो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कैसे चल रहा है, उसको दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक को कहा जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरे को कहा जाता है आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्या है? तो पहली बात कि अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें, दिस डिपेंड्स ऑन एवरेज चेंज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटी एट होलसेल लेवल, यानी कि ये रिटेल लेवल की बात नहीं हो रही, ये नॉर्मली बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है। जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको रिटेल लेवल की बात करता है। कहने का मतलब, अगर फैक्ट्री से सामान निकला और फैक्ट्री से सामान लेकर निकल के आपको दुकान तक पहुंचा, इसके बीच में जो इन्फ्लेशन या महंगाई कैलकुलेट होती है, इसको WPI कहते हैं। इसके बाद, इस दुकान के बाद से जो हम एज ए कंज्यूमर डायरेक्टली लेते हैं, तो इसके बीच में अगर कोई प्राइस का बदलाव हो रहा है तो इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और ये कैलकुलेट होगा पिछले साल के मुकाबले, कि पिछले साल यहाँ पे प्राइस रेंज क्या था, पिछले साल यहाँ पे प्राइस रेंज क्या था। अब है कि इसको पब्लिश कौन करता है, क्योंकि हमें तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही समझना है। तो ध्यान रखेंगे, दिस इज पब्लिश्ड बाय, जो डब्ल्यू होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो आपको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश करता है। यहाँ से नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है ये आपको पब्लिश करता है। यहाँ पे इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे केवल और केवल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड ही होते हैं। सर्विसेज का मतलब आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है हेल्थ केयर पे, ये भी आपको जो है कैलकुलेट करी जाएंगी। बेस ईयर क्या रखा जाता है कैलकुलेशन के लिए, तो वो 2011-12, और इस केस में आपको 2012 के हिसाब से कैलकुलेट करी जाती है। अब है कि आरबीआई जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करती है कि मार्केट में क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आप न्यूज में बराबर देखते होंगे कि आरबीआई जो है रेट का एडजस्टमेंट करती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का इन्फ्लेशन है। तो एकोमोडेटरी स्टांस होता है, टाइटनिंग होता है, ठीक है, न्यूट्रल स्टांस लेती है आरबीआई, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करती है। तो किस डेटा को यूज करती है, तो ध्यान रखेंगे आरबीआई जो है वो कंज्यूमर जो है
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को टारगेट करती है, ना कि होलसेल प्राइमरी इंडेक्स को। ये यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, तो ये जरूर ध्यान रखें। तो जो आरबीआई का मेंटेन है, जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जो है कि आपको इन्फ्लेशन मेंटेन करना है इन द रेंज ऑफ 4 ± 2%, ये आपको कैलकुलेट होगा कहाँ से? वो कैलकुलेट होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, क्योंकि डायरेक्टली इंपैक्ट कंज्यूमर पे इससे पड़ेगा, ना कि डब्ल्यूपीआई से पड़ेगा। अब सीपीआई की भी बात करें तो सीपीआई में भी दो तरीके के इन्फ्लेशन विद इन सीपीआई होते हैं। एक जो कहते हैं वो है सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरा जो है सीपीआई कोर इन्फ्लेशन। नॉर्मली जब आप न्यूज़पेपर्स देखते हैं तो न्यूज़पेपर में जो इन्फ्लेशन दिखती है वो आपको दिखती है सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो सीपीआई कैलकुलेट करने के लिए हम जो जो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, जो सीपीआई बास्केट हमने बनाया हुआ है, मैं आता हूँ थोड़ी देर पे कि उस बास्केट में है क्या क्या। तो उस बास्केट में अगर सारी चीज़ों के प्राइस रेंज को हम जब ट्रैक करते हैं, वहाँ से जो कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब क्योंकि इसमें फूड भी होगा और इसमें आपको फ्यूल भी होगा, तो फूड होगा तो मान लो कि टमाटर के प्राइसेस बढ़ गए, तो टमाटर के प्राइसेस महीने में ही बहुत ज़्यादा कभी-कभी बढ़ जाते हैं। इसके वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन आपको दिखने मिलेगा, यानी वोलेटिलिटी दिखने मिलेगी, वो काफ़ी हाई दिखेगी, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर। तो डायरेक्टली इस महीने ही वो प्राइस बढ़ा, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, तो वो आपको दिखेगा। कहने का मतलब कि अगर सडन मूवमेंट भी हो गया इन फूड एंड फ्यूल, तो यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा इन द सीपीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन। हालांकि ये जरूरी क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टाइम में इन्फ्लेशन कैसे मूव कर रहा है, ये चीजें समझने के लिए हमें सीपीआई हेडलाइन की जरूरत पड़ती है। दूसरी तरफ जो सीपीआई कोर है, इसमें से जो आपको वोलेटाइल मटेरियल्स है, तो वोलेटाइल मटेरियल्स में फूड है और आपको फ्यूल है, जनरली तो एनर्जी, उसके प्राइसेज को यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया, उसको नहीं कैलकुलेट किया जाता है। इसके वजह से जो प्राइसेज है वो वेरिएबिलिटी आपको लो दिखी। तो नॉर्मली भी जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको सब्जियों के रेट या फ्यूल के रेट यही जो है बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखते हैं। बाकी चावल दाल गेहूं आटा ये आपको ज़्यादा चेंज होगा। बाकी थोड़ी बाकी जो चीज़ें जैसे फी हो गया या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चेंज होता है। तो उनको जब केवल कैलकुलेट किया जाता है तो इसको लो आपको सीपीआई कोर में कहा जाता है। यहाँ पे इट गॉजेज अंडरलाइंग इन्फ्लेशनरी ट्रेंड की ओवरऑल इकोनॉमिक एक लॉन्गर टाइम पीरियड में वहाँ पे इन्फ्लेशन किस तरीके से काम कर रही है। क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है टमाटर के दाम जो है अगले ही महीने गिर के 40 से 10 रुपए पे आ जाए, तो इन्फ्लेशन आपको दिखेगा अरे तो निगेटिव में चला गया। बट जो सीपीआई कोर है वो एक आपको आइडिया दे देता है कि मार्केट में अंडरलाइंग इकोनॉमी किस तरीके से किस रेट से बढ़ रही है। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर आप जो है एक जहाज देख रहे हो, पानी में ये जहाज जा रहा है, और पानी में जहाज जब जा रहा है तो इसको दो तरीके का मूवमेंट सोच सकते हैं। एक तो लहरों की वजह से इसका मूवमेंट होगा, और एक इंजन को जैसे आपने चेंज किया, इस इंजन की रफ्तार वगैरह बढ़ाई, उस हिसाब से इसका रफ्तार चेंज होगा। अब ये जो चीज़ें हैं कि कभी वेव आए कभी नहीं आए, सड़क पे कहीं या सड़क पे चले तो गड्ढे आए कहीं, तो हम इसको अगर हटा दें तो भाई ओवरऑल इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, तो दो तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस। एक यहाँ पे ये जो है दिस इज द सीपीआई इन्फ्लेशन, सीपीआई हेडलाइन, कि आप इंजन की परफॉर्मेंस तो कैलकुलेट कर रहे हो बट साथ में उसमें गड्ढे और ये को भी इंक्लूड कर रहे हो। यहाँ पे आप गड्ढों को इग्नोर कर दे रहे हो और सिंपली लॉन्ग टर्म में हमारा इंजन कैसा परफॉर्म कर रहा है आप उसको देखने का प्रयास कर रहे हो। दैट इज द सीपीआई कोर इन्फ्लेशन। तो इस एनालॉजी से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब जो है आप बात करें कि इसमें है क्या क्या, तो ये मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठा के दे रहा हूँ कि सीपीआई कोर इन्फ्लेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाती हैं, जो बास्केट है। ध्यान रखेंगे इसमें सबसे बड़ा जो आइटम है दैट इज द फूड एंड बेवरेजेज, जिसका वेटेज जो है 45.9 दिया गया, यानी कि 100 रुपये के बेसिस पर अगर कैलकुलेट करेंगे उसमें फूड एंड बेवरेजेज ही 46 रुपये हैं। इसके अलावा आपको पैन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट 2.4% है, क्लोथिंग एंड फुटवियर 6.5% है, हाउसिंग जो है वो 10% है, फ्यूल एंड लाइट जो है 6.8%, और मिसलेनियस यहाँ पे रखे गए हैं जो कि आपको 28.3% रखे गए हैं। तो मिसलेनियस में आप देख सकते हो कि हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज, हेल्थ है, और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, रिक्रिएशन, कभी घूमने चले गए, तो उन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें जो हाईएस्ट वेटेज है वो है किस पे? फूड एंड बेवरेजेस पे। अब बात यही है, नीति आयोग में यह भी बात चल रही है कि भाई जो आपको
हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे है वो बता रहा है कि लोगों की फूड पे स्पेंडिंग कम हो रही है। विद इन द फूड आपको सीरियल्स पे जो है वो कम हो रही है और ज़्यादा। तो मीट एंड फिश एक ये चीज़ें पे बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा कि फूड क्योंकि लोगों का खर्च ही बढ़ रहा है, तो हमें जो सीपीआई हम कैलकुलेट करते हैं उसमें भी फूड का वेटेज कम होना चाहिए। ये कुछ इकोनॉमिस्ट का आर्गूमेंट है अभी के डेट में। ठीक है, साथ ही साथ आप अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे देखोगे तो हेडलाइन में आप देखोगे कि पूरे सबको कैलकुलेट किया गया है। कोर इन्फ्लेशन में किसको माइनस कर दिया गया है, तो फूड बेवरेजेस को माइनस कर दिया गया है, यहाँ पे फ्यूल एंड लाइट को माइनस कर दिया गया है। तो दोनों को ऐड करके माइनस कर दोगे 100 में से, तो यू विल गेट दिस डेटा। ठीक है, तो ये जो है अपने को आपको दिख जाएगा। ये ओवरऑल जो है आपको दिखेगा। अच्छा, फूड इन्फ्लेशन अगर इसमें से कैलकुलेट करोगे केवल, तो फूड इन्फ्लेशन में से बहुत सी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें नहीं कैलकुलेट करी जाती हैं। ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे। तो आउट ऑफ 45 जो है उसमें से भी कुछ चीज़ें उनको बाहर कर दिया जाता है, जैसे बेवरेजेज वगैरह जो हो जाते हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको जो अगर डब्ल्यूपीआई देखोगे तो डब्ल्यूपीआई में आपको देखना होगा कि आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखो प्राइमरी आर्टिकल्स दैट इज 22% है, फूड आर्टिकल्स का यहाँ पे वैल्यू कम है, तो इसीलिए डब्ल्यूपीआई आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा, क्योंकि फूड आर्टिकल्स का वैल्यू केवल और केवल 15% है। यहाँ पे जो मैक्सिमम वेटेज दी जाती है दैट इज टू द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जिसको कि 64% का वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर में भी एक फूड प्रोडक्ट्स है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि मैन्युफैक्चर्ड जैसे आप मान लो कि पराठे बन गए या कर्ड वगैरह जो सुधा और अमूल जैसी कंपनीज बना के बेचती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फिर से आपको फूड इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, तो फूड आर्टिकल्स प्लस फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि इसको एंड इसको ऐड करके आपको कैलकुलेट किया जाएगा कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन किस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये ओवरऑल जो आइडिया था, हमने देखा कि सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, किस तरीके से ये काम करता है और इनमें क्या क्या चीज़ें। तो यहाँ पे आपको सारा याद नहीं रखना है, मेजरली याद रखेंगे भाई इसमें मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको फ्यूल एंड पावर जो है ये दिखेगा आपको, प्राइमरी आर्टिकल्स जो है क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नॉन फूड आर्टिकल्स। तो ये डेटा बस थोड़ा सा देख लीजिए किसमें कितना परसेंट यूज होता है। तो मैक्सिमम परसेंटेज तीन क्या याद रखोगे, मैन्युफैक्चर्ड, फूड आर्टिकल्स एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, तो आपका जो है काम बन जाएगा। सबसे लोवेस्ट जो है वो ध्यान रखेंगे। सो दिस वाज द ओवरऑल डिस्कशन बेस्ड ऑन कि क्या है, क्या उन्होंने क्यों क्लेम किया, कैसे क्लेम किया, सीपीआई डब्ल्यूपीआई पे जो लेके क्लेम है वो किस तरीके से है। एंड आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इस एक्सक्लूसिव कोर्सेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू, हैव अ गुड डे।